नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। एक बार फिर हाजिर हूं अपने खास कार्यक्रम एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि शेरे पंजाब से जुड़ा है। जी हाँ, शेरे पंजाब, जिन्हें महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें ये उपाधि दी गई थी। आज ही के दिन महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। आइए एक नजर डालते हैं उनके इतिहास पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 13 नवंबर का ऐतिहासिक आंकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। भारत में जितने प्रतापी और महान शासक हुए, उनमें से एक महाराजा रणजीत सिंह थे। मजबूत और विशाल सिख साम्राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह का आज ही के दिन साल 1780 को जन्म हुआ था। पंजाब के इतिहास की बात की जाए तो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का नाम जरूर लिया जाएगा। रणजीत सिंह ने एक मजबूत और शक्तिशाली सिख साम्राज्य की स्थापना की। उनका जन्म पंजाब के गुजरावाला इलाके में महा सिंह और राज कौर के परिवार में हुआ था। गुजरावाला इलाका अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया और अन्य मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू किया। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के और पश्चिम में दुरानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था जब पश्तूनों पर किसी गैर मुसलमान राज्य ने कब्जा किया हो। उसके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर अपना अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जे.टी. व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवित रहते हुए अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी फटकने नहीं दिया। 12 अप्रैल सन 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की। गुरु नानक के एक वंशज ने उनकी ताजपोशी संपन्न कराई थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। ब्रिटिश इतिहासकार जे.टी. व्हीलर अनुसार अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते। महाराजा रणजीत सिंह पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को बहुत प्रोत्साहित किया। उन्होंने पंजाब में कानून एवं व्यवस्था कायम की और किसी को भी सजाए मौत नहीं दी। आइए चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ा है। जी हाँ, हिंदी साहित्य से जुड़ा है। आज ही के दिन मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। जी हाँ, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। वो हिंदी साहित्य के महान कवि थे। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। गजानन माधव मुक्तिबोध का आज ही के दिन साल 1917 में जन्म हुआ था। वो एक हिंदी के प्रसिद्ध और प्रगतिशील कवि थे। मुक्तिबोध हिंदी साहित्य की स्वतंत्रोत्तर प्रगतिशील काव्यधारा के शीर्ष व्यक्तित्व थे। हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा के केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध कहानीकार भी रह चुके थे और समीक्षक भी थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु भी माना जाता है। मुक्तिबोध हिंदी संसार की एक घटना बन गए, कुछ ऐसी घटना जिसकी ओर से आंखें मूंद लेना असंभव था। उनका एकनिष्ठ संघर्ष, उनकी अटूट सच्चाई, उनका पूरा जीवन सभी एक साथ हमारी भावनाओं के केंद्रीय मंच पर सामने आए और सभी ने उनके कवि होने को नई दृष्टि से देखा। कैसा जीवन था वह और ऐसे उसका अंत क्यों हुआ और वो समुचित विख्याति से वंचित क्यों रहे,
यह तलख टिप्पणी शमशेर बहादुर सिंह की है, जो उन्होंने बड़े बेबाक ढंग से हिंदी जगत के साहित्यकारों की निसंगता पर कही थी। उनका जन्म श्योमपुर ग्वालियर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई थी। मुक्तिबोध के पिता पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर थे और उनका तबादला निरंतर होता रहता था। इसीलिए मुक्तिबोध की पढ़ाई भी अनेक बार बाधाओं से गुजरती रही। इंदौर के होलकर से उन्होंने साल 1938 में बीए करके उज्जैन के मॉडर्न स्कूल में अध्यापन किया। उनका एक सहपाठी था शांताराम, जो गश्त की ड्यूटी पर तैनात हो गए थे। गजानन उसी के साथ रात को शहर की घुमक्कड़ी में निकल जाते। बीड़ी का चस्का शायद तभी लगा। मुक्तिबोध जी ने छोटी सी उम्र में बड़नगर के मिडिल स्कूल में अध्यापन का काम किया। सन 1940 में मुक्तिबोध शुजालपुर के शारदा शिक्षा सदन में अध्यापक हो गए। इसके बाद उज्जैन, कलकत्ता, इंदौर, बम्बई, बेंगलोर, बनारस तथा जबलपुर आदि जगहों पर नौकरी की। सन 1942 के आंदोलन में जब वे शारदा सिंह सदन में बंद हो गए तो वो मुक्तिबोध उज्जैन चले गए। भिन्न भिन्न नौकरियां की, मास्टरी से वायुसेना, फिर पत्रकारिता से पार्टी तक। उनका सफ़र बेहद कठिन रहा। 1948 में वो नागपुर आए। सूचना तथा प्रकाशन विभाग, आकाशवाणी एवं नया खून में उन्होंने काम किया। अंत में कुछ महीने तक पाठ्य पुस्तकें भी लिखी। साल 1998 से दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव में प्राध्यापक हुए। उनका जीवन बेहद ही संघर्ष से भरा हुआ रहा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि सिस्टर निवेदिता से जुड़ा है। जी हाँ, सिस्टर निवेदिता से जुड़ा है। क्या है उनका स्वामी विवेकानंद से कनेक्शन, और आज ही के दिन आखिर क्यों की गई थी बालिका विद्यालय की स्थापना? आइए एक नज़र डालते हैं इस पर। भारतीय स्त्रियों के जागरण के प्रतीक स्वरूप सिस्टर निवेदिता ने रामकृष्ण शारदा मिशन के तहत सिस्टर निवेदिता बालिका विद्यालय की स्थापना की। 13 नवंबर साल 1898 को काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया। अगले दिन से विद्यालय मुट्ठी भर छात्राओं के साथ शुरू हो गया और धीरे धीरे इसने अभिभावकों के आरंभिक विरोध तथा हिचक को समाप्त कर दिया। रामकृष्ण परमहंस, उनकी साध्वी पत्नी शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद द्वारा कुछ समर्पित और शिक्षित महिलाओं के साथ छोटे पैमाने पर शुरू किया गया एक आंदोलन था। उनका आंदोलन, जिसे सिस्टर निवेदिता ने सहयोग दिया, जो विवेकानंद की अमेरिका की शिष्या थी और जिनका नाम मार्गरेट नोबेल था। यह आंदोलन स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का साकार रूप था कि एक ऐसा समय आएगा जब दुनिया भर की स्त्रियां मानवता के आध्यात्मिक विकास में अपना सहयोग देने के लिए अपनी इच्छा से उठ खड़ी होंगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।